दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा 10वां लेक्चर होगा इस सीरीज का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए, बिल्कुल डिटेल में बहुत ही तसल्ली से मैंने आज का वीडियो बनाया है और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को ये जो मेथड्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की बिल्कुल अच्छे से समझ आए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है वो न केवल सिर्फ DSSB के लिए, बल्कि चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे HTET, CTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाती है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पर आप लोगों को हर जगह पेडागोजी जो है काफी मार्क्स की देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे, चाहे वो KVS हो, NVS हो, ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, वहां पर आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम मेथड्स की बात करेंगे, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए, जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, जिसको हिंदी में हम कहेंगे अवलोकनात्मक विधियां, और दूसरी होती है एक्सपोजिशन मेथड्स, जिसको कहेंगे विवरणात्मक विधियां। ठीक है, अब ये जो दो मेथड्स हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से मेथड्स आएंगे उनका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। जैसे आप लोगों को दे दिया कि केस स्टडी मेथड, वो कौन सा मेथड है, यानी कि तो एक्सपोजिशन है या ऑब्जर्वेशनल है या कोई एक दो और ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स कौन से हैं और एक्सपोजिशन मेथड्स कौन कौन से हैं। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स यानी कि अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब आप अवलोकन कर रहे हैं, आप मतलब निरीक्षण कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स कौन कौन से हैं, इसमें आपके आ जाएंगे सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्दर्शन विधि कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको हिंदी में कहेंगे बहिर्दर्शन विधि, और एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसको कहेंगे प्रयोगात्मक विधि। तो ये कौन से मेथड्स हैं, ये ऑब्जर्वेशनल मेथड्स हैं जिनमें व्यक्ति को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी एक ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया जाता है। अब आता है एक्सपोजिशन मेथड्स, यानी कि जो विवरणात्मक विधियां हैं। तो सबसे पहले एक्सपोजिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्सपोजिशन का मतलब हिंदी मतलब है विवरण करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या आइडिया या थ्योरी के बारे में बिल्कुल जो भी एक्सप्लेनेशन होती है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मेथड्स आ जाएंगी, केस हिस्ट्री मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड, सर्वे मेथड, क्लिनिकल मेथड, साइकोफिजिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, ये 8 विधियां आ जाएंगी। इन सभी मेथड्स को आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, यानी कि ऑब्जर्वेशनल मेथड कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भी ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, ये 3 मेथड्स हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इन तीनों को ही हम 1 बाय 1 डिटेल में समझते। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, या इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहा जाता है। हिंदी में हम कहेंगे अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन का मतलब अपने अंदर झांक कर देखना, अपने खुद के दर्शन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है। जब हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस किया था तो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के अंतर्गत हमने देखा था कि विल्हम वुंड और E.B. टिचनर ने इस मेथड का प्रयोग किया है, यानी कि माइंड की जो संरचना है, मन की जो संरचना है, उसको बेसिकली समझने में इस मेथड का उन्होंने प्रयोग किया था। तो सबसे पुराना मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है खुद अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि उसके जो भी थॉट्स होंगे, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको वो खुद ऑब्जर्व करता है। तो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है, यानी कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, इसके प्रवर्तक हैं E.B. टिचनर, यानी कि एडवर्ड टिचनर के द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर की, तो दोनों कौन होंगे, सेम पर्सन होंगे, यानी कि सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है वो भी वही व्यक्ति है, अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहा है। तो सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर क्या है, सेम पर्सन है। अब बात आती है कि भाई ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ये किस तरह से किया जा सकता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं। तो अगर टेक्निक्स की बात करें तो इसमें थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल्स,
रिट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट और सेल्फ रिपोर्ट का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम थिंक अलाउड प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसमें जो है व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टास्क या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अपने जो थॉट्स, फीलिंग और एक्सपीरियंसेस हैं उनको वर्बलाइज करता है, मौखिक रूप से बताता है। इसके बाद है रिट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, जिसको हिंदी में हम कहेंगे पूर्वव्यापी। ठीक है, पूर्वव्यापी घटना, यानी कि पहले कोई घटना घटित हो चुकी है और सब्जेक्ट यानी कि व्यक्ति को बताया जाता है। सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर दोनों सेम ही पर्सन है, यानी कि इसमें व्यक्ति को कहा जाता है कि जो घटना आपके साथ घटित हुई थी उसके बारे में जो भी कुछ याद है आपको, जो भी आपके थॉट एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप बताइए। ठीक है, तो यानी कि घटना का विवरण करना होता है, जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना। नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट, यानी कि इसमें व्यक्ति को खुद अपने बारे में, अपने थॉट्स, फीलिंग्स के बारे में, अपने बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति अपनी खुद की एक रिपोर्ट तैयार करता है, इसके लिए वो सर्वे मेथड या क्वेश्चनियर का प्रयोग कर सकता है। तो ये था सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको हिंदी में हम कहेंगे बहिर्दर्शन विधि। तो देखिए, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति का एक्सटर्नल बिहेवियर जो होता है, जो दिखाई दे रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि बाहर से ऑब्जर्व करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये वो मेथड होता है जिसमें जो भी ऑब्जर्वेशन या बिहेवियर की जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होती है। यानी कि मान लीजिए कुछ बच्चों को पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के दौरान ऑब्जर्व करना है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है इसको किया कैसे जा सकता है, इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसकी मुख्य रूप से 3 टेक्निक्स हो सकती है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या हम कह सकते हैं इसके टाइप्स, ऑब्जर्वेशन के टाइप्स भी कह सकते हैं और टेक्निक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। यानी कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये वो ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें किसी भी बच्चे का जो व्यवहार होता है उसको बिल्कुल नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व किया जाता है, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार के कोई चेंजेस, जिस तरह से बच्चा रह रहा है उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। बच्चे को नहीं पता कि भाई उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड एजुकेशन सेटिंग्स में बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए, हिंदी में हम इसको कहेंगे संरचित। स्ट्रक्चर्ड का मतलब संरचित अवलोकन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन या व्यवहार की रिकॉर्डिंग की जाती है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होती है, यानी कि जो भी क्राइटेरिया या कैटेगरीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, प्री डिटरमाइंड होती है, यानी कि पहले से निर्धारित होती है। तो ये कहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर चाहता है कि भाई किसी बच्चे के व्यवहार की किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को वो स्टडी करना चाहता है। मान लीजिए किसी बच्चे का अटेंशनल फोकस क्या है, या वो किस तरह से इंगेज रहता है, या पार्टिसिपेशन क्या है उसका ग्रुप के लोगों के साथ। तो इन चीजों को, इस मतलब किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर सकता है कोई भी रिसर्चर, वहां पर वो हेल्प करेगा। इसके बाद है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए, पार्टिसिपेंट का मतलब होता है सहभागी, यानी कि सहभागी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, किसी ग्रुप या जिसका भी वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उस ग्रुप का वो एक हिस्सा बन जाता है, उसका एक सहभागी बन जाता है, उन लोगों के बीच मिलजुल कर रहता है और साथ में ऑब्जर्वेशन भी वो करता रहता है। ठीक है, तो ये थी टेक्निक्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की। अब थर्ड नंबर पर आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, यानी कि प्रयोगात्मक विधि एक साइंटिफिक मेथड है। बिल्कुल मतलब सिस्टमेटिक तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बिल्कुल कंट्रोल्ड सेटिंग में। ये कंडक्ट कब किए जाते हैं, किस चीज को जानने के लिए, यानी कि जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच, वो क्या है, यानी कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या रहेगा दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको जानने के लिए ये जनरली कंडक्ट किए जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, मेनली 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है, कुछ चेंजेस किया जा सकता है, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके प्रभाव को मेजर किया जा सके। ये बेसिकली इसमें किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो इसके मुख्य रूप से ये 6 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि एक प्रॉब्लम जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर है वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि भाई इस प्रॉब्लम पर उसको जो है रिसर्च करना है। अब जो प्रॉब्लम उसने ली है उसके बारे में एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है, यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, परिकल्पना बनाता है। परिकल्पना का मतलब जो प्रॉब्लम ली है उसके बारे में वो क्या करता है, उसका एक संभावित उत्तर बना लेता है कि ये इसका एक आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। अब इस चीज पर वो एक्सपेरिमेंट यानी कि जो प्रयोग करेगा उसका एक प्रारूप या डिजाइन बनाता है कि किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसमें जो हाइपोथेसिस बनाई है उसने, उसको वो टेस्ट करेगा कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे ट्रू है या फॉल्स, उन रिजल्ट्स को वो एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, उनका इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन्स निकालेगा रिजल्ट्स के। तो मुख्य रूप से जो है जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो ये 6 स्टेप्स यूज किए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, एनालाइज ऑफ रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन्स ऑफ रिजल्ट्स। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की गई है, तो बच्चे ज्यादातर इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको जो है मैं आज बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूंगी कि भाई ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कितने तरह के वेरिएबल्स जो है एक्सपेरिमेंट करते टाइम आ जाते हैं। ठीक है, कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है भाई, एनी स्टिमुलस और इवेंट विच वेरीज, यानी कि जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, जिसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, क्या वो वेरिएबल है। यानी कि जैसे गाड़ी है, कार है, तो क्या कार एक ऑब्जेक्ट है, क्या वो वेरिएबल है? जी नहीं, जो कार है वो ऑब्जेक्ट है, वो वेरिएबल नहीं है। उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उसका कलर, उसका माइलेज, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो वेरिएबल्स होंगे। जैसे पेन है तो पेन के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, यानी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो गुण है वो क्या होंगे, वो वेरिएबल होंगे। ये जो पेन ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल नहीं है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मुख्य रूप से 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इन चारों ही तरह के वेरिएबल्स को मैं आप लोगों को आज बिल्कुल डिटेल में विद एग्जांपल्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब, यानी कि भाई जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जिसमें जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, वो क्या है, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड है, यानी कि वो किसी चीज पर डिपेंड है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है y = 3x + 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई x की जो भी वैल्यू रख सकते हैं हम, यानी कि उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मान लो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू में चेंज कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जिसमें कुछ भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 4 यानी कि 10। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। किस पर डिपेंड है, x वेरिएबल पर। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करती हूँ। देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या रहेगा 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच। तो एग्जामिनर क्या करता है, कई बार पूछ लेता है कि भाई जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो उसमें जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, कंट्रोल है या एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। इसी तरह से वो इफेक्ट के बारे में पूछ सकता है कि भाई जो इफेक्ट है वो किस तरह का वेरिएबल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज है। कॉज का मतलब कारण क्या है, वो बिल्कुल अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि भाई आप स्टडी क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ भी, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो इफेक्ट आएगा वो क्या है, इफेक्ट क्या है, जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो इफेक्ट है। तो वो किस पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कंट्रोल वेरिएबल। देखिए, कंट्रोल वेरिएबल का मतलब जो कंट्रोल में रहते हैं, यानी कि नियंत्रित चर हम हिंदी में कहेंगे। तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो थ्रू आउट द स्टडी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल में रहते हैं। अब इसको एक
एग्जाम्पल से समझते हैं कंट्रोल वेरिएबल होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल से क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, डज रेड लाइट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। क्या रेड लाइट प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, मतलब ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल क्या होंगे। तो देखिए क्या है, लाइट का कलर क्या है भाई, कोई भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि किस कलर की होगी लाइट, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस लाइट के कलर पर क्या डिपेंड करता है, प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है, प्लांट की हाइट डिपेंड करती है। तो प्लांट की हाइट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब कंट्रोल वेरिएबल यहाँ इस सिचुएशन में क्या हो सकते हैं, यानी कि जो रिसर्चर होगा वो किस किस को कंट्रोल कर सकता है। तो भाई वो मिट्टी कैसी लेगा, पानी कितना डालेगा, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि कितनी देर धूप में रखेगा, नहीं रखेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है रिसर्चर के कंट्रोल में है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल वेरिएबल है। क्या क्या, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, टेम्परेचर हो गया, डे और नाइट का टाइम हो गया। तो ये क्या है, ये कंट्रोल वेरिएबल है। इसके बाद है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। देखिए एक्सट्रेनियस का मतलब होता है बाह्य, ठीक है। बाह्य चर क्या होते हैं, तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो स्टडी का आउटकम आएगा, जो रिजल्ट्स आते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसर्चर होता है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन न चाहते हुए भी कभी कभी इस तरह के वेरिएबल उसकी स्टडी में आ जाते हैं। और ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं इनको कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्टडी के रिजल्ट्स होंगे जब उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, तो ये वहां पर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए कभी कभी इनको कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये किस तरह से कंफ्यूजन पैदा करते हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मतलब कैसे हम इसको समझें, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई कोई रिसर्चर है, वो न्यू मेडिकेशन का प्रभाव देखना चाहता है ब्लड प्रेशर पर, यानी कि एक नई दवाई का प्रभाव ब्लड प्रेशर पर देखना चाहता है, ठीक है। तो किसी पर्सन पर वो स्टडी कर रहा है। अब यहाँ पर जो न्यू मेडिकेशन है, यानी कि ये जो नई दवाई है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, मतलब ब्लड प्रेशर, किस पर प्रभाव देखना चाहता है, ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट देखना चाहता है, तो इफेक्ट क्या है, ब्लड प्रेशर। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल न्यू मेडिकेशन है और डिपेंडेंट वेरिएबल ब्लड प्रेशर है। अब जिस पर वो स्टडी कर रहा है वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर के लिए कोई दूसरी दवाई भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दूसरी दवाई है ये क्या है, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। अब ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ये कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, यानी कि जो रिसर्चर है जब उस अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेगा, उनकी व्याख्या करेगा, तो वहां पर वो ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि ब्लड प्रेशर में जो प्रभाव देखा गया है वो न्यू मेडिकेशन के कारण है, यानी कि नई दवाई के कारण है, या जो पार्टिसिपेंट पहले से दवाई ले रहा था उसके कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जो स्टडी के रिजल्ट्स होंगे वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो देखिए ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है ये एक तरह के एक्सट्रेनियस वेरिएबल ही होते हैं, ठीक है। यानी कि कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं किसके बीच, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। तो ये किससे एसोसिएट है, यानी कि ये दोनों को प्रभावित करता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल था वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को प्रभावित करता है। जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है वो दोनों के बीच पैदा हो रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच। लेकिन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो टोटली किससे इन्फ्लुएंस है, डिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक्सट्रेनियस वेरिएबल किसको प्रभावित करता है, यानी कि जो रिजल्ट्स आएंगे उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स से एसोसिएट। तो दोस्तों ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिल्कुल डिटेल में हमने इसको किया है। साथ ही इससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट था, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की भी बात हमने की, बिल्कुल डिटेल में मैंने चारों तरह के वेरिएबल्स को आपको समझाया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप बात करेंगे एक्सपोजिशन मेथड्स की। देखिए हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के जब मेथड्स की हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के हैं, एक है ऑब्जर्वेशनल और दूसरा है एक्सपोजिशन मेथड। जब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इन तीनों मेथड्स को हमने बिल्कुल डिटेल में कर लिया है, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन और एक्सपेरिमेंटल। अब हम एक्सपोजिशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम एक्सपोजिशन मेथड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 8 मेथड्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये 8 मेथड्स हैं, इनको हम वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केस हिस्ट्री मेथड की, यानी कि जीवन इतिहास विधि, इसको हम हिंदी में कहेंगे। केस हिस्ट्री मेथड क्या है,
तो ये जो है एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें बिल्कुल डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। किसका किया जाता है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो या कोई सिचुएशन। देखिए ये जो केस स्टडी मेथड है कॉमनली यूज कब किया जाता है, मतलब जब बिल्कुल रियल सिचुएशंस होती है वहां पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल रियल सिचुएशंस में इसका यूज किया जा सकता है। ये जो मेथड है इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू लेकर, ऑब्जर्वेशन या डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डेप्थ में इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसी पर्टिकुलर केस के बारे में। और इसमें जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, दोनों तरह के रिसर्च अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये डिपेंड करेगा कि भाई प्रॉब्लम किस तरह की है, ठीक है। जैसे किसी को कोई लंबी बीमारी है तो वहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच का प्रयोग किया जाएगा, या किसी मतलब क्वांटिटेटिव से रिलेटेड यहाँ जहां पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत है तो वहां पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के मेथड्स, दोनों तरह के अप्रोचेज का प्रयोग इसमें किया जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम किस तरह की है। केस हिस्ट्री मेथड के बाद अब हम बात करेंगे डेवलपमेंटल मेथड की। देखिए इसको जेनेटिक मेथड भी कहा जाता है, यानी कि विकासात्मक विधि से आप क्या समझते हैं। तो डेवलपमेंटल मेथड जो है एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें किसी भी बच्चे के बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स को स्टडी किया जाता है कि उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये जो मेथड है किस चीज का अध्ययन करता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि बच्चों का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक, यानी कि शैशव अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक वो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, किस तरह के चेंजेस उनमें देखने को मिलते हैं। तो डेवलपमेंटल मेथड के बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब 5-6 टाइप्स इसके हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम 2 टाइप्स को देखते हैं। 2 टाइप्स की बात हम करते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को हम हिंदी में कहते हैं अनुधैर्य, ठीक है, अनुधैर्य इसको कहा जाता है, या लंबवत अध्ययन भी हम इसको कहते हैं। और क्रॉस सेक्शनल को हिंदी में हम कहेंगे अनुवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती शब्द इसके लिए यूज किया जाता है क्रॉस सेक्शनल के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में क्या होता है, यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एक ही इंडिविजुअल के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा हुआ, उससे जब तक वो मतलब प्रौढ़ नहीं हो जाता, बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक उसी के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। एक ही इंडिविजुअल के बारे में सालों साल डाटा कलेक्ट किया जाता है, ओके। मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जो रिसर्चर है वो ये देखना चाहता है कि भाई बच्चों में सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है प्री स्कूल से लेके एडल्सेंस तक, यानी कि जब वो इन्फेंसी स्टेज में था तब उसमें किस तरह की सोशल स्किल्स थी, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब किस तरह की सोशल स्किल्स थी, और जब वो एडल्सेंस में आता है यानी कि किशोरावस्था में आता है तब उसमें किस तरह की सोशल स्किल्स होती हैं। तो वो एक ही बच्चे पर स्टडी की जा रही है, ठीक है, अलग अलग बच्चों का ग्रुप नहीं है, एक ही बच्चे पर ये अध्ययन किए जा रहे हैं सालों साल। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किसी एक इंडिविजुअल से कलेक्ट नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, अलग अलग ग्रुप से डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन एक ही टाइम पीरियड पर करते हैं, यानी कि एक ही समय पर अलग अलग ग्रुप से डाटा कलेक्ट करना। यानी कि मान लीजिए 3 या 4 ग्रुप बना ली, उन ग्रुप से जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल के बारे में डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, एक ही समय में अलग अलग ग्रुप से डाटा कलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई इन्वेस्टिगेटर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि भाई बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, अलग अलग डिफरेंट एज में किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वो क्या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या करेगा, जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप बना लेगा। मान लीजिए एक ग्रुप उसने 2 से 5 साल के बच्चों का बनाया, दूसरा ग्रुप 5 से 10 साल के बच्चों का, तीसरा 10 से 15 साल के बच्चों का, 15 से 20 साल के बच्चों का, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप जैसे उसने बना लिए। अब इन चारों ग्रुप्स को वो स्टडी करता है एट द सेम टाइम, ठीक है। अब वो जो इन 4 ग्रुप्स के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको वो कंपेयर करता है, और उसके बाद जो डेवलपमेंटल ट्रेंड्स उसको देखने को मिलता है कि भाई 2 से 5 साल के बच्चों का कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, 5 से 10 साल का जो बच्चे हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। तो फिर वो कंपेयर करते हैं, उसके बाद जो डेवलपमेंटल ट्रेंड होता है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है उसमें एक ही इंडिविजुअल के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है, और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में अलग अलग ग्रुप से डाटा कलेक्ट किया जाता है एट द सेम टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव मेथड की। देखिए कंपैरेटिव मेथड का मतलब तुलनात्मक विधि,
जिसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन किसका करते हैं, कोई दो बच्चे हो सकते हैं, कोई दो ग्रुप हो सकते हैं, दो सोसाइटीज हो सकती हैं, दो कल्चर हो सकते हैं। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो किस चीजों को देखते हैं, या तो सिमिलरिटीज की बात करते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस है। कंपैरिजन करते टाइम हम यही तो देखते हैं कि भाई समानताएं क्या है और अंतर क्या है उनमें, ठीक है। तो कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसको स्टडी करने के लिए किया जाता है, यानी कि दो कल्चर या दो सोसाइटीज के बीच जो किस तरह की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं, उनके बिलीफ सिस्टम किस तरह का है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस किस तरह की है, उनका आउटकम क्या रहेगा, तो इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो डाटा को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है वो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, भाई ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, सर्वे मेथड या स्टैंडर्डाइज असेसमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें जो डाटा होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्योंकि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव मेथड के बाद है साइको एनालिटिक मेथड। देखिए साइको एनालिटिक मेथड को हम हिंदी में कहेंगे मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि का नाम आते ही हमें किसका नाम ध्यान में आता है, सिगमंड फ्रॉइड का। तो ये किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा डेवलप की गई है, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। अब जो ये मेथड है साइको एनालिटिक मेथड किस चीज पर फोकस करता है कि भाई जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि हमारा जो अचेतन मन है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उनका मानना है, किनका मानना है, सिगमंड फ्रॉइड का मानना है कि हमारे जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं। यानी कि बचपन में हमारी कुछ इच्छाएं थी जो दब गई थी, जिनको हम पूरा नहीं कर पाए थे, वो जो है उभर कर आती है, वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे व्यवहार में झलकती हैं, ठीक है। तो साइको एनालिटिक मेथड की जो है कुछ विधियां हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को अनकवर किया जा सकता है, यानी कि समझा जा सकता है। तो कौन कौन सी है, फ्री एसोसिएशन टेक्निक हो गई एक तो, ठीक है, ड्रीम एनालिसिस या अदर टेक्निक्स भी हो सकती हैं जो कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। मैंने आप लोगों को पर्सनैलिटी और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर ये टॉपिक साइको एनालिटिक थ्योरी का जो टॉपिक रहेगा बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। साथ ही मेथड्स भी मैंने वहां पर करवाए हुए हैं, मतलब पर्सनैलिटी और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड 15-16 वीडियोज हैं, बिल्कुल डिटेल में है, ठीक है। तो ये आप वहां पर अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो जो साइको एनालिटिक मेथड है उसकी टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि मुक्त साहचर्य विधि इसको हम कहेंगे, या सौपन विश्लेषण विधि, या दूसरी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी हो सकते हैं जिसके द्वारा अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग को अनकवर किया जा सकता है या समझा जा सकता है। और इस मेथड का प्रयोग यानी कि किस तरह की स्टडीज के लिए किया जाता है, जैसे पर्सनैलिटी, इमोशनल डेवलपमेंट या मोटिवेशन को अध्ययन करने के लिए इसका मेनली प्रयोग किया जाता है। जब हम फ्रॉइड की बात कर रहे हैं तो ईड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट ना ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जो है ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। तो ईड क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, ईगो क्या होता है, ये बिल्कुल डिटेल में मैंने साइको एनालिटिक थ्योरी जो पर्सनैलिटी की है उसमें बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। ईड का मतलब यानी कि हमारी जो आंतरिक प्रवृत्तियां होती है उसकी बात है। ईड एक तरह से डेविल की तरह होता है, यानी कि आई वांट दिस, मुझे जो चाहिए, चाहे बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी तरह से अच्छे या गलत तरीके से जो चीज उसको चाहिए होती है बिल्कुल लेनी है, ठीक है। ईड ये कहता है। सुपर ईगो क्या कहता है, दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, यानी कि ये सही रास्ता नहीं है इस चीज को प्राप्त करने का, वो बिल्कुल टोटली मोरालिटी के प्रिंसिपल पर बेस है। लेकिन ईगो क्या करता है, लेट्स वर्क ऑन इट, यानी कि वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, कि रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। वो क्या कहता है, थोड़ा सा ईड को झुका देता है, थोड़ा सा सुपर ईगो को, यानी कि दोनों के बीच क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है कि भी थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा तुम कर लो। साइको एनालिटिक मेथड के बाद हम बात करेंगे सर्वे मेथड। इसको हिंदी में हम कहेंगे सर्वेक्षण विधि, यानी कि जहां पर भी सर्वे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वे का मतलब यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ओपिनियन या बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो सैंपल लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो सैंपल लिया है वो जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जहां पर भी आप सर्वे कर रहे हैं वो उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। उसके बाद उस सैंपल से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो आप कैसे करेंगे, इसके लिए स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर और इंटरव्यू का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा का प्रयोग किया जाता है। किसको अध्ययन करता है, एटीट्यूड्स, बिलीफ, बिहेवियर या एक्सपीरियंसेस को अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं हम सर्वे, तो आजकल तो ऑनलाइन सर्वे किए जाते हैं, फोन पर सर्वे होता है, ईमेल के द्वारा या इन पर्सन या व्यक्तिगत तौर पर भी सर्वे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सर्वे मेथड क्या है, एक वैल्यूएबल रिसर्च अप्रोच है किस तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए, जिसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साथ ही रिसर्चर को इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। तो ये मेथड जो है पॉपुलर कहाँ है, यानी कि कहाँ पर इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, सोशल साइंसेज में, या मार्केटिंग रिसर्च करना हो या मार्केट
एनालिसिस करना हो तो वहां पर इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्लिनिकल मेथड। देखिए हिंदी में हम इसको कहेंगे नैदानिक विधि। तो ये जो क्लिनिकल मेथड है ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की किसी प्रकार का कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम है तो उस चीज को डायग्नोज, असेस और ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई मानसिक विकार है या कोई अधिगम संबंधी जो है अक्षमता है तो उस चीज को अध्ययन किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो जो है उस इंडिविजुअल का क्या इश्यू है उसको समझने के लिए उसके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या साइकोलॉजिकल असेसमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक आकलन का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए जो क्लिनिकल मेथड है वो एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान को डेवलप करता है, यानी कि ये पर्सनलाइज्ड होता है, व्यक्तिगत तौर पर होता है, किसी इंडिविजुअल की जो स्पेसिफिक नीड्स होती है उन पर इसमें फोकस किया जाता है। ये एक ऐसा मेथड है जो दूसरे रिसर्च मेथड्स में भी हेल्प करता है, जैसे केस स्टडीज या सर्वे जब करते हैं तो वहां पर भी ये मेथड हेल्प करता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या है, ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है जो ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत अप्रोच है जो किसी भी व्यक्ति की मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान उस पर फोकस किया जाता है, उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। लिमिटेशन की बात करें तो क्या हो सकता है भाई, डिफिकल्टीज आ सकती हैं, यानी कि जो फाइंडिंग्स होंगी उनको जनरलाइज करने में डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ठीक है, क्लिनिकल मेथड के बाद हम बात करेंगे साइकोफिजिकल मेथड की। देखिए दो शब्दों के मेल से बना है, साइको का मतलब होता है माइंड और फिजिकल का मतलब होता है हमारा शरीर, यानी कि मनोभौतिक विधि इसको हम हिंदी में कहेंगे। ये जो मनोभौतिक विधि है ये किस चीज को एग्जामिन करती है, इसमें किस चीज को मतलब स्टडी किया जाता है, तो इसमें जो है हमारी जो फिजिकल रिस्पॉन्सेस और मेंटल प्रोसेसेस के बीच किस तरह का रिलेशनशिप होगा उसको एग्जामिन किया जाता है। अब उसको एग्जामिन करने के लिए टेक्निक्स कौन सी यूज कर सकते हैं, बायोफीडबैक टेक्निक हो गया। जैसे बायोफीडबैक टेक्निक होती क्या है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सेस को मेजर किया जाता है, जैसे हार्ट रेट या मसल टेंशन या साइकोलॉजिकल स्टेट किसी व्यक्ति की क्या होगी उसको मेजर किया जाता है। अब इस मेथड का प्रयोग जो है कैसे किया जाता है, यानी कि हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो फिजिकल रिस्पॉन्सेस को किस तरह से कंट्रोल करती है उस चीज को इसमें सिखाया जाता है, यानी कि जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से फिजिकल रिस्पॉन्सेस, जैसे किसी व्यक्ति को अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है या कोई दूसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो जो ये फिजिकल रिस्पॉन्सेस हैं इनको किस तरह से कंट्रोल करना है उस चीज को इसमें सिखाया जाता है। अब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग ज्यादातर कौन से फील्ड में किया जाता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में किया जाता है, जहां पर फिजिकल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। तो ये जो साइकोफिजिकल मेथड है ये मेनली किस बात पर फोकस करता है कि भाई व्यक्ति की जो शारीरिक क्रियाएं हैं और जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, वो दोनों किस तरह से कार्य करती है उस चीज पर इसमें फोकस किया जाता है। इसके बाद है स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि सांख्यिकीय विधि। तो ये सांख्यिकीय विधि क्या होती है, देखिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स वो टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यानी कि डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि ये ऐसी विधि है जिसके द्वारा डाटा को एनालाइज इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सांख्यिकी की अलग अलग विधियां हैं। तो मेनली जो है एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का प्रयोग करते हैं जहां पर हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, और दूसरी है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, इसको हम हिंदी में कहेंगे अनुमानात्मक सांख्यिकी, यानी कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, यानी कि जब जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है, बड़ी होती है, तब इन्फेरेंसेस लगाने के लिए इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरे स्टैटिस्टिकल मेथड हैं जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, या अनोवा हो गया, या फैक्टर एनालिसिस, या टी टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट, इनका प्रयोग भी अलग अलग फील्ड में किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप कि आपको दोनों तरह के मेथड्स और उनके अंतर्गत आने वाली विधियां कौन कौन सी है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस।